एग्जाम्पल के लिए आपको पता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपके बॉटल पे एयर वाटर ड्रॉपलेट्स मिलता है कि बॉइलिंग जो है एक तरीके से बल्क प्रोसेस है, बल्क प्रोसेस। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9th के साइंस को डिस्कस कर रहे थे। इट वाज अबाउट द मैटर, और इसके 3 क्लासेस हो चुके हैं। आज हम लोगों का 4th क्लास है एंड होप कि ये लास्ट क्लास हो। तो मैटर में हम लोगों ने जो अब तक डिस्कस किया है, एक शॉर्ट रिवीजन, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो मैटर अब तक हमें जो पता है दैट इज टाइनी पार्टिकल्स से बने होते हैं, टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। इनके बीच में स्पेस होता है, गैप। दे आर कंटिन्यूअस इन मोशन एंड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में वर्क करता है। तो ये बेसिक 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन्हीं के बेसिस पे हमें ये पता चला कि हम मैटर को जो है, मैटर को 3 फॉर्म में, 3 अलग अलग फॉर्म में डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? स्पेस पे। जो पार्टिकल्स हैं, टाइनी पार्टिकल्स, उनके बीच में कितना स्पेस है। अगर वो स्पेस ऑलमोस्ट नैरो है देन वी कॉल इट सॉलिड। अगर वो स्पेस जो है थोड़ा ज़्यादा है तो ये लिक्विड, एंड इफ इट फर्दर लार्ज देन इट्स गैस। तो हमें एक आइडिया समझ में आ गया कि इफ एनी हाउ अगर हम लोग इसके स्पेस, जो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस है, उसको अगर किसी तरीके से हम लोग जो है चेंज कर सके, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वाटर दैट इज एग्जिस्ट इन आइस, लिक्विड एज वेल एज इन वेपर। तो एक ही पार्टिकल, वाटर के पार्टिकल, जो आइस के भी फॉर्म में यानी कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिक्विड के भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और गैस के भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन इट गिव्स अस आइडिया कि पॉसिबिलिटी है कि हम लोग इसके स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं, मैटर के स्टेट्स को भी चेंज कर सकते हैं। दैट इज सॉलिड को लिक्विड में कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कर सकते हैं, या वाइस वर्सा। तो फिर अब अगला यही सोचता कि क्या तरीका हो सकता है कि हम इसके गैस के पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को चेंज कर सकें। तो समझ में आया 2 मेथड है। अगर हम लोग टेम्परेचर का यूज करें, जो हमने अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, टेम्परेचर का यूज करने से, मतलब किसी चीज़ को हम लोग हीटअप कर रहे हैं, समथिंग लिक्विड अगर हम लोग हीटअप कर रहे हैं, तो हीटअप करने के कारण जो है इसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बढ़ गया, देन सॉलिड बिकम लिक्विड और फर्दर लिक्विड बिकम गैस। इसी तरह से अगर हम लोग थोड़ा सा सिंपल आईक्यू यूज करें, प्रेशर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, यानी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोगों ने देख लिया है। आज के अभी के क्लास में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि कैसे प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल हम एक सिलेंडर लेते हैं, इसके अंदर कुछ गैस के पार्टिकल डाल देते हैं। अब गैस कोई भी कंसीडर कर लो, ठीक। अब इस सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन लगा के अगर इसको फोर्सफुली डाउन किया जाए, मींस गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रेशर जो है हम इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर जो है इंक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर इंक्रीज होने के कारण जो इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो यही गैस जो है सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देन
गैस कन्वर्ट इनटू सॉलिड या फिर लिक्विड। तो सबसे पहले तो लिक्विड में ही कन्वर्ट होगा, फर्दर हम लोग उसको अगर प्रेस करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इस प्रोसेस के बारे में हमें पता है कि अगर गैस से लिक्विड अगर चेंज होगा लिक्विड के फॉर्म में, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। वहीं अगर गैस जो है सॉलिड के फॉर्म में जाएगा तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, टेम्परेचर वाला भी हमें यही समझ में आ गया कि हम लोग अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ रहा है। तो मुझे एक अपोजिट आइडिया भी आ गया, अगर मैं इसका टेम्परेचर घटाऊं, टेम्परेचर अगर डिक्रीज करूं तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है कम हो रहा है, और अगर मैं प्रेशर घटा दूं तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इस मेथड का इस्तेमाल हमारे नॉर्मल लाइफ में भी बहुत होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको पता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आपके घर में सिलेंडर यूज होता है। इस सिलेंडर के अंदर जो है गैस भरे जाते हैं। गैस को जो है बहुत ही हाई प्रेशर पे फिल किया जाता है, फिर इसको जो है धीरे धीरे अपना जो भी यूज किया जाता है करते हैं। ऐसे ही सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को हम लोग हाई प्रेशर पे क्या कर रहे हैं फिर। अदरवाइज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि अगर हम लोग गैस को मान लो सिलेंडर ही अगर ऐसे यूज करना चाहे तो इसको तो आप जगह ही नहीं बना पाओगे, इसको कहाँ पे रखोगे, प्रॉब्लम ये हो जाएगी ना। दैट इज द रीजन एक छोटे जगह में। और अगर आपने गैस के बारे में पढ़ा होगा, हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि गैस का कोई स्पेसिफाइड शेप नहीं है, स्पेसिफाइड कोई उसका वॉल्यूम नहीं है। अगर आप इस रूम में अगर छोड़ दोगे तो गैस के पार्टिकल पूरे रूम में फैल जाएंगे। इसको हमने एक छोटे से सिलेंडर में डाल दिया तो उसी के अंदर है। ऐसे ही एक है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जो है स्टोर करने के लिए हाई प्रेशर से इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, सॉलिड CO2। और इस सॉलिड CO2 को ये भी बोला जाता है इट्स अ ड्राई आइस। अगेन क्या कर रहे हैं हम, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इंटर स्पेस जो है मॉलिक्यूलर के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में वो कम कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ड्राई आइस। ठीक है, अगेन ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बट हर एक टॉपिक को जब आप पढ़ो तो एक छोटी छोटी बात भी ना आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ड्राई आइस हम क्यों कहते हैं, अगर मैं आइस जिसको हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए वाटर का आइस, मैं अगर इसको साथ में यहाँ पे रखूँ और साथ में जो है CO2 का आइस, जैसे ही हम लोग इसको एटमॉस्फेयर में रखेंगे ये स्टार्ट टू मेल्ट और ये डायरेक्ट जो है वेपराइज हो जाता है सॉलिड से डायरेक्ट वेपर के फॉर्म में। अब ये डायरेक्ट वेपर के फॉर्म में हो जाने के कारण किसी भी तरीके का वेट इफेक्ट नहीं छोड़ता, नो वेट इफेक्ट, दैट इज द रीजन इसको बोला जाता है ड्राई आइस। ठीक है, अगेन याद रखना प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट क्या हुआ, प्रेशर अगर हमने बढ़ाया, इंक्रीज किया, प्लस टेम्परेचर उसका घटेगा, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस घट रहा है। तो गैस अगर है, क्योंकि गैस को ही आप कंप्रेस कर सकते हो। लास्ट क्लास में हम लोग ये भी पढ़े थे कि आप सॉलिड को कंप्रेस करना ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, लिक्विड को कंप्रेस करना बहुत ही कम कंप्रेस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा लिक्विड को कंप्रेस। गैस ही ऐसा मैटर है जिसको आप बहुत ही हाईली कंप्रेस कर सकते हो। तो प्रेशर मैंने बढ़ाया, कहने का मतलब मैंने कंप्रेस किया, टेम्परेचर मैंने उसका घटेगा ऑटोमेटिकली, गैस जो है लिक्विड या फिर सॉलिड के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद जस्ट इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आप बहुत इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। इन केस अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप इजी वे से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।
ठीक है। नोट्स ऐसे हैं कि उसमें जो है जो भी आपके टॉपिक है आप बुक से भी देख सकते हो, और सीधे सीधे जो क्वेश्चन आंसर हैं, जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर आपको इजी वे से मिल जाएंगे। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन। ठीक है, मीन्स हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया, मैटर क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट किस तरीके से पॉसिबल है, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये बेसिक बातें डिस्कस कर लिया, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, ऑल दिस थिंग्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली इज इवेपोरेशन। ठीक है, मिटाता हूँ इसको मैं। तो अब तक के अगर हम लोग थियोरेटिकल डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमने लिक्विड से वेपर बनने के प्रोसेस को जो समझा है, अगर हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था क्लास, तो वो सॉलिड से लिक्विड, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट था, एक ऐसा टेम्परेचर था जहां से लिक्विड बनना उसका स्टार्ट हो गया था। ऐसे ही लिक्विड से वेपर बनने का प्रोसेस, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां से लिक्विड स्पेशली वाटर जो है स्टार्ट टू वेपराइज, और ये हमें पता है कि इट्स 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा अब तक का थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। बट अगर हम लोग रियल लाइफ में देखें तो ऐसे कई सारे एक्टिविटी, जैसे घर में अगर कपड़े को ड्राई किया जाता है, जब ड्राई क्लॉथ, अगर कपड़े को ड्राई किया जाता है वॉश के बाद, तो फिर इसमें जो वाटर अवेलेबल है कपड़ों में, इट गेट वेपराइज। बट प्रश्न यह है क्या इसको वेपराइज होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गेन करना पड़ा? प्रश्न ये है कि इसको वेपराइज होने के लिए जो कपड़े पे वाटर अवेलेबल था, उसको वेपराइज होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस गेन करना पड़ा? आंसर है नहीं। आप अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, वह सिचुएशन भी होगा हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, तो भी समवेयर अराउंड, मान लो बहुत ज़्यादा होगा 45 डिग्री सेल्सियस समर में, इससे ज़्यादा तो नहीं जानेगा ना। तो कुछ न कुछ एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके बॉइलिंग पॉइंट, इससे कम पे ही जो है क्या कर रहा है, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो इस फंडा को हम लोग समझेंगे, कंसेप्ट हमारे वही रहेंगे जो हम लोगों ने अभी तक थियोरेटिकल बातें डिस्कस किया, उन्हीं के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो द पॉइंट इज, अगर देखा जाए जितने भी पार्टिकल्स हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं होता कैसे। तो जितने भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, दे वाइब्रेट, अपने जगह पे ये वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट का मतलब ऑल पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यही काइनेटिक एनर्जी रहता है जिनके कारण ये पार्टिकल्स मूव्स करते हैं। जैसे एयर में, एयर की बात करें, एयर के पार्टिकल फ्री है मूव करने के लिए कहीं पे भी। बट पॉइंट ये है कि ये जितने भी काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स, सबके डिफरेंट होते हैं। मीन्स एट डिफरेंट रेट जो है वाइब्रेट करते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग, ये हमारा वाटर का पार्टिकल्स है, ये हमारा वाटर पार्टिकल्स है, ये मान लीजिए वाटर के लेयर्स है, ये हमारा ऊपर का एयर है, ये हमारा वाटर है। तो जो सबसे ऊपर, यानी कि वो पार्टिकल्स जो सरफेस पे हैं, या इस लोकेशन को कह लो जहां पे वाटर और एयर मीट कर रहे हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं एयर वाटर इंटरफेस। एयर वाटर इंटरफेस। तो जब हम लोग इन पार्टिकल्स की बात करें जो सरफेस पे है, ये हमारा सरफेस है, जो पार्टिकल सरफेस पे होता है, स्पेशली लिक्विड वाटर की बात कर रहे हैं, हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर पार्टिकल्स, अदर वाटर
पार्टिकल्स। तो क्या है कि जो सरफेस पे है उसके पास ज्यादा काइनेटिक, अब ऐसे भी समझ लो, जो सरफेस पे है, मान लो ये वाला हमारा मॉलिक्यूल है, अब अगर इसके ऊपर देखा जाए तो ये तो फ्री है जाने के लिए, लेकिन नीचे मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हैं ना, तो ये नीचे ज्यादा वाइब्रेट करने। ऐसे मान लो किसी एक बीच का मॉलिक्यूल पिक करते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल, इसके ऊपर भी मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी, तो इसको बहुत ज्यादा इसका काइनेटिक एनर्जी वर्क करने नहीं देगा। ये वाइब्रेट कर रहा है, साइड में दूसरा पुश करके इसको जो है दबा के रखा है। तो कभी कभी काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा हो जाता है, समटाइम इट, जो इसका काइनेटिक एनर्जी, इट ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अब ये क्या करता है, कभी कभी ये जो फोर्स जो है इन मॉलिक्यूल्स को बाउंड करके रखा हुआ है, वाइब्रेशन के कारण ये, क्योंकि ऊपर की तरफ फ्री है, तो वाइब्रेशन के कारण ये क्या हो जाते हैं, फ्री होके उड़ जाते हैं। तो ये क्या हो गए, जब ये फ्री होके उड़ गए, देन इट बिकम्स वेपर, एंड दैट्स व्हाट इज। तो मुझे समझ में आया, अगर मैं इसको डिफिनीशन के फॉर्म में बनाना चाहूं, इसको मैं डिफिनीशन बनाना चाहूं, तो मैं कहूंगा कि एक प्रोसेस ऐसा जिसमें लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए टेम्परेचर उसका, मींस एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे वो हो रहा है, बट मस्ट बी बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। क्या बोला जाता है, इवेपोरेशन। तो अगर मैं इसका डिफिनीशन बनाऊं, सो इवेपोरेशन इज a process of change of liquid state to vapor at any temperature below its boiling point, तो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, ये हमारा इवेपोरेशन है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे अगर वो इवेपोरेट हो रहा है, सो ये प्रोसेस को बोलेंगे इवेपोरेशन प्रोसेस। अब एक छोटा सा डिफरेंस हम समझ लेते हैं, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग का डिफरेंस क्या है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन इट कम्स टू दी इवेपोरेशन और बॉइलिंग, तो हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है अभी, एक मैं बॉल लेता हूं जिसके अंदर कुछ पानी भरे हुए हैं, ठीक है, वाटर। तो बॉइलिंग के लिए क्या करना रहता है, हीटअप करना रहता है, हीट किया, इस हीटअप के कारण जो है, जो वाटर पार्टिकल्स है इसमें, ये स्टार्ट टू राइज, वेपर बन के ऊपर की तरफ उड़ने लगता है, और यहां पे पहुंचते ही वो बर्स्ट हो जाता है, इस तरीके से वेपराइज हो जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू दी इवेपोरेशन, ये मेरा वाटर पार्टिकल्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये इस साइड में बॉइलिंग है, इस साइड में हम लोग बात कर रहे हैं इवेपोरेशन का, डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इस सरफेस का जो है ज्यादा हुआ, और ये जो है क्या हो गए, उड़ गए, वेपर बदल गए। तो अगर मैं इनमें डिफरेंस क्रिएट करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि बॉइलिंग जो है एक तरीके से बल्क प्रोसेस है, इसमें जो भी
मॉलिक्यूल सरफेस से, इस जो भी पॉट है इस सरफेस से अटैच है, यहां से शुरू हो रहा है। लेकिन अगर इवेपोरेशन को हम देखें तो ये क्या है, एक सरफेस फिनोमिना। बॉइलिंग क्या है, बल्क प्रोसेस या बल्क फिनोमिना कह लो, फिनोमिना। एंड इवेपोरेशन हमारा सरफेस फिनोमिना। इसमें क्या हो रहा है, बॉइलिंग में ये हाईएस्ट मींस 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, इसका टेम्परेचर क्या चाहिए, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे कई सारे इसके डिफरेंसेस जो है क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसके आगे डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा हम लोग वो भी एक्टिविटी को भी समझेंगे ताकि और इसको हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सके। तो मैं इसको 1 मिनट में ज़रा मिटा दूं। तो एक्टिविटी ये है, बॉइलिंग को अच्छे से इवेपोरेशन को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक्टिविटी ये है कि वाटर को ही रखेंगे, बहुत ही थोड़ा सा वाटर, 2 अलग अलग सीजन में, एक रेनी सीजन में एक समर सीजन में, और सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, एक चाइना डिश लेंगे, एक बर्तन। ठीक, ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक हमने क्या लिया, एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब हमने लिया एक। दूसरा हमने लिया एक चाइना डिश। ठीक है, इन दोनों में ही हमने क्या किया, पानी रख दिया, पानी भर दिया, बहुत थोड़ा सा, जितना इसमें सेम अमाउंट। ठीक है, इसमें भी उतना ही। हमने इसको ऑब्जर्व किया, विंडो के पास रखना, चाहे फैन के नीचे कहीं पे भी रख दो, विंडो और फैन। हमने इसे ऑब्जर्व किया, एक बार समर सीजन में, एक नॉर्मल सीजन में, फर्स्ट टाइम, जो भी आपको 2, 4, 10 घंटे के लिए रखना है। दूसरा हमने, सेकेंड हमने रेनी सीजन में, रेनी सीजन में। तो हमें एक चीज ऑब्जर्व करने में ये समझ में आया, पहला चीज हमने जब ऑब्जर्व किया तो कुछ समय बाद हमने देखा कि जो फर्स्ट सीजन था, फर्स्ट सीजन में, क्योंकि इसमें हम लोग हीटिंग नहीं कर रहे तो हम कंप्लीटली इवेपोरेशन ही कर रहे हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस पे ही डिपेंड है। तो जो चाइना डिश था, उसमें जो डिश था उसमें मोर वाटर इवेपोरेट, मोर वाटर। और रीजन क्या था उसका, रीजन ये था कि चाइना डिश में मोर वाटर सरफेस केम इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। अब एक बात समझो, इवेपोरेशन को ड्राइव करने का सबसे मेजर काम कौन कर रहा है, एयर। ठीक है, एयर कर रहा है। एयर में वाटर वेपर भी होता है। एयर के अंदर अगर बात करें, मान लो अगर ये मेरा एयर एक ग्लास की तरह है, ठीक है, एयर एक ग्लास की तरह है, तो जब ये एयर जो है इसके सरफेस से टकराया, ठीक है, और उस टाइम पे एयर के पास जो वाटर था, ध्यान से समझना, ये मेरा एयर का एक पैकेट है, इसके पास इस टाइम पे इतना पानी है, इतना पानी है। जैसे इससे टकराया, ये पानी ले लिया और अपने आप को भर लिया, पूरा फुल कर लिया। ठीक है, ये मेरा एयर जो है, इसी को बोला जाता है एयर वाटर वेपर इन एयर
एयर में जो वाटर, इसी को बोला जाता है हम लोग ह्यूमिडिटी। तो अभी यहां पे ह्यूमिडिटी कम था हमारा फर्स्ट सीजन के हिसाब से, ये आया, इसके काइनेटिक एनर्जी को हिटअप किया, उस मॉलिक्यूल्स को लेके चला गया, इन दिस वे जो एयर पैकेट है उसमें और पानी भर गया। सेकेंड सीजन हमने जब, तो हमें ये समझ में आ गया, अच्छा यहां पे इसमें भी हो रहा है लेकिन इसका वाटर लेवल कम, इसके कंपेयर में कम लॉस हुआ था। रीजन क्लियर है, क्योंकि हमें पता है कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। क्या है? सरफेस फिनोमिना। ये प्रूव भी होता है इस एक्टिविटी से। सेकेंड, हम रेनी सीजन में अगर ऑब्जर्व करें तो जो मेरा एयर कांटेक्ट में आ रहा है ना, उसमें एयर में ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। सी, तो हम लोग जब सेकेंड सीजन में हमने ऑब्जर्व किया तो वाटर लेवल जो था, वाटर लेस इवेपोरेटेड एज कंपेयर टू, मान लो हमारा समर सीजन होगा या फिर कोई भी फर्स्ट सीजन के कंपेयर में कम इवेपोरेट। उसका रीजन क्या है कि जब वाटर जो है यहां पे आया, इससे टच किया, तो इसके पास पहले से ही, बारिश के टाइम में हवाओं में पहले से ही पानी भरा हुआ है, तो जब ये जाएगा ना तो इसके पास जगह ही नहीं होगा, तो इससे ले ही नहीं पाएगा। तो दैट इज द रीजन जो है, आप अगर बारिश के टाइम में कपड़े सुखाना इजी नहीं होता है। तो फिर दूसरा तरीका ये है कि हम लोग क्या किए, एयर का स्पीड बढ़ा दिया। एयर स्पीड के कारण जो है, जो वाटर पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी है, वाटर पार्टिकल्स के जो सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी है वो हाई हो जाता है। अगेन ये काइनेटिक एनर्जी हाई होने के बाद ब्रेक होके ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ज्यादा फास्ट हवाएं चलेगी तो भी कपड़े इजी वे से सूख जाएंगे। कपड़ों को ज्यादा फैला के आप जो है रखोगे तो ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा तो भी सूखेगा। तीसरा, हमारा एयर जितना ड्राई होगा उतना ही अच्छे से सूखना चाहिए। तो मैं 3 कंक्लूजन निकाल दूं। एक तो एयर का ड्राई होना, यानी कि लेस ह्यूमिड रहे एयर, लेस ह्यूमिड ज्यादा होगा तो कम होगा, लेस ह्यूमिड ज्यादा वाटर इवेपोरेट करेगा। एयर स्पीड अगर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा वाटर इवेपोरेट करेगा। और तीसरा हमने क्या डिस्कस किया था, तीसरा एयर स्पीड हो गया, लेस, और सरफेस एरिया, कि अगर सरफेस एरिया हमारे जो जहां से इवेपोरेशन, उसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से कपड़े सूखे। दैट इज द रीज़न हम कपड़ों को फैला के डालते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसको लास्ट करते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो हम लोगों ने अब तक जो कुछ भी पढ़ा, अब उसका एक छोटा सा एप्लीकेशन देखते हैं कि उसका कैसे हमारे लाइफ में इस्तेमाल होता है। जैसे कि इवेपोरेशन जो है कैसे कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट। दूसरा, हम लोग जो है समर के टाइम में क्यों कॉटन वियर करते हैं, क्यों कॉटन के ही कपड़े पहनते हैं। तीसरा, जब भी आप कोई मान लीजिए कोई एक ठंडा पानी है बॉटल के अंदर, तो आप देखोगे वाटर ड्रॉपलेट्स ओवर द सरफेस ऑफ बॉटल फिल्ड विथ कोल्ड वाटर या उसमें आइस हो, तो कुछ ये 3 बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मीन्स समहाउ वी आर डिस्कसिंग हमारा जो अब तक जो हमारा थियरी है उसका एक एप्लीकेशन बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। सो इवेपोरेशन कैसे कूलिंग इफेक्ट देता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझो, इवेपोरेशन के लिए, इवेपोरेशन का मतलब ये है कि लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाना,
वेपर में कन्वर्ट हो जाना। बट ये प्रोसेस जो हो रहा है उसके लिए इस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए हीट, एनर्जी चाहिए। एनर्जी अगर इसे मिलेगा तभी तो इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो ये अपने सराउंडिंग से ही एनर्जी ले रहा है, हीट ले रहा है। तो जब अपने सराउंडिंग से हीट ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो वहां पे एक तरीके से कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो गर्ल्स होती है वो नेल पॉलिश को अपने हटाने के लिए एसीटोन यूज करती हैं, ठीक है, एसीटोन यूज करती हैं। इस एसीटोन की खास बात यह है कि अगर मान लो ये आपके बॉडी कहीं पे भी बॉडी सरफेस पे, अगर मान लो ये आपका बॉडी सरफेस है, ठीक है, यहां पे ये एसीटोन गिर गया, सपोज ये एसीटोन है। अब ये क्या करेगा कि इस यहां से हीट लेगा, यहां से हीट लेगा, यहां से हीट लेगा, हीट लेते ही ये वेपराइज में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। क्योंकि इसने यहां से हीट लिया इस एरिया से, दैट इज द रीजन यहां आपको एक कूलिंग सेंसेशन देगा, कूलिंग सेंसेशन, कूल फीलिंग देगा, कोल्ड फीलिंग देगा, ठीक है। दैट इज द रीजन इवेपरेशन कॉज फॉर द कूलिंग इफेक्ट। कॉटन वियर आप समझो, सेकेंड पॉइंट। देखो ह्यूमन बॉडी जो है वो कई अलग अलग तरीके से मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, जिसके कारण बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, हीट डेवलप होता रहता है। बॉडी के अंदर कंटिन्यूअस हीट जो है डेवलप होता रहता है। हम जो रेस्पिरेशन जो होता है हमारे बॉडी का, उसका पर्पज यही है कि बॉडी की हीट को बैलेंस करना, ठीक है। एक सर्टेन टेम्परेचर पे हमारा बॉडी मेंटेन रहता है, उस हीट को बैलेंस करना। अब आप ध्यान से इसको समझना भी कि जब हमारा तबीयत खराब होता है, लाइक बुखार वगैरह जब होता है, तो यही हीट का जो हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लो है, एयर का जो फ्लो है बॉडी के अंदर, वही डिस्टर्ब होता है, तो कहीं एक पर्टिकुलर जगह हीटअप होना शुरू हो जाता है। तो दैट इज द रीजन एयर फ्लो बॉडी का मेंटेन होना चाहिए। तो समटाइम समर के टाइम में, स्पेशली समर के टाइम में बॉडी के अंदर बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ हीट क्रिएट होता रहता है, हाई हीट क्रिएशन। अब मुझे चाहिए इस हीट को बाहर निकालना, तो मैं क्या कर रहा हूं, जैसे आप समझो, जैसे लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसको वेपर बनाना है, ठीक है, ये हमारा लिक्विड है, इसको वेपर बनाना है। तो पहले ये क्या करेगा, पहला हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, इस चीज को अच्छे से समझो, पहला ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, मान लो हीट ये एब्जॉर्ब किया, इनके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको ब्रेक करने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल का है उसको ब्रेक करने में, जिसके कारण मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा, इसके बाद फिर वेपराइज होना शुरू करेगा। तो ये लेटेंट हीट जो होता है ना, बहुत हैवी, बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। लेटेंट हीट जो है बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। अब ये जो है इवेपरेट होकर धीरे धीरे हमारे बॉडी के बाहर निकलना शुरू हो जाता है स्वेट के फॉर्म में। हमारे बॉडी में पोर्स है, पोर्स से स्वेट के फॉर्म में निकलना शुरू हो गया कंटिन्यूअस। अब आपको राहत, क्योंकि अगर आप नहीं हटाओगे तो आपको थोड़ा सा स्टिकी फीलिंग आएगा, तो इसके लिए कॉटन, जो हम लोग कॉटन क्लॉथ यूज करते हैं बेसिकली, इसके ऊपर अगर आपने बॉडी के ऊपर कॉटन क्लॉथ यूज कर लिया, तो कॉटन क्लॉथ करेगा क्या, ये जो भी, देखो ये पहले तो वेपर के ही फॉर्म में आ रहा है, लेकिन कंटिन्यूअस आते आते फिर यहां पे जो है क्या बन जाता है, ये वाटर के फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में। अब क्या करता है, कॉटन एक बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर है वाटर का, एब्जॉर्बर, गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये मान लो कॉटन है, एक साइड से इधर जो है एब्जॉर्ब कर लिया वाटर, अब इधर वाले साइड से क्या होगा, हवाएं अगर आएंगी तो ये इसको इवेपोरेट करके इजी वे से लेके चला जाएगा। तो अगेन इवेपोरेशन का यूज यहाँ पे, सरफेस फिनोमिना, ठीक है। दैट इज द रीजन हम लोग ज्यादातर कॉटन वेयर करते हैं समर के मौसम में। और ये भी आप समझो,
बॉडी से स्वेटनेस ना जाने के कारण ये है कि हमारे इन्वायरमेंट में स्पेशली समर और रेनी सीजन में जो जो एयर है, हमारा एयर पार्टिकल, वो पानी से पहले से ही भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। पानी से भरा हुआ होने के कारण जब ये आपके बॉडी पे टच करता है ना, तो यहां से पानी ले नहीं पाता है पूरा वाटर अच्छे से। और यही कारण है कि बहुत ज़्यादा स्वेटनेस, अगर आप मान लीजिए किसी नियर सी एरिया में चले जाइए, कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरिया का जो एयर होगा वो वाटर से भरा हुआ होगा, केरला, तमिलनाडु ऐसी जगह पे वाटर से भरा हुआ होगा। वाटर से भरा हुआ होने के कारण उनके बॉडी में जो भी स्वेटनेस होगा वो जो है एयर उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये चाहते हैं कि अपना हाइजीन मेंटेन करें। दैट इज द रीजन दे यूज कॉटन, ज़्यादातर ये कॉटन के कपड़े यूज करते हैं। और ये जो लुंगी भी लपेटते हैं उसका भी रीजन ये है कि ताकि एयर अच्छे से फ्लो हो, और जो भी कॉटन रहेगा वो उनके जो स्वेट क्रिएट होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा और इजी वे से जो है वो फिर ड्राई हो जाएगा। ठीक है, तो यही कारण भी है। देखो, जियोग्राफी ही डिसाइड करता है आपके, आप कह सकते हो आपके लाइफ के कस्टम का, कि आप क्या खाओगे क्या पियोगे, और यही कस्टम जो है आगे चल के रिलीजन का भी पार्ट बन जाता है। ये तो खैर कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। खैर, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स ओवर द सरफेस ऑफ बॉटल। अगर मान लीजिए एक ठंडा बॉटल है, ठीक है, अब ये हुआ क्या कि इसके अंदर हमारा कोल्ड वाटर भरा हुआ है, इसके बाहर से अगेन वाटर जो एयर पार्टिकल्स है वो इससे मूव कर रहे हैं। अब जैसे ही जो पार्टिकल यहां पे टच किया, अब आप सोचो, इसको थोड़ा सा बड़ा विजुलाइज करते हैं। ये मेरा एयर पार्टिकल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, एयर में वेपर होता है ना, वेपर। अब ये टच किया, इसका मान लीजिए टेम्परेचर आज के टाइम में 40 डिग्री सेल्सियस है, और आपने जो एक ठंडा पानी रख रखा है उसका टेम्परेचर है समवेयर अराउंड मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही टच हुआ, हाई टेम्परेचर के कारण हीट ट्रांसफर हो गया, हीट रिलीज हुआ, हीट रिलीज हुआ। हीट रिलीज का मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स है, जो एयर वेपर का जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, जो एयर पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है एयर के, इससे टेम्परेचर निकलने का मतलब ये है टेम्परेचर आउट। टेम्परेचर आउट का मतलब ये हो गया कि ये जो है इनके जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस वो कम होने लगेंगे, यानी कि वेपर क्या होने लगेगा, लिक्विड के फॉर्म में चेंज होने लगेगा। तो इसी को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो जो आपके बॉटल पे एयर वाटर ड्रॉपलेट्स मिलता है, ये बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये था आपका एप्लीकेशन। आप अगर इसके बाद देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके बुक का क्वेश्चन है, आप इजी वे से आपको डिस्क्रिप्शन में सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बेहतर होगा अपने कंसेप्ट के डेवलप करो। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट में लिखो। ठीक है, बस आज के लिए इतना बहुत है। ठीक, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।